Hello students and my dear friends, I am Dr. Shalini Shukla and today is 27th of November 2020, Friday. Inspiration of the day is don't let yesterday take up too much of today. In today's discussion, we are going to cover these articles. Let's start with article number 1 given on page number 1. Bombay High Court denies stay on merger of LVB DBS Bank. Yesterday, we have discussed about the news of merger of LVB Group with DBS Bank, and the merger will be effective from November 27, that is from today onwards. So from today onwards, all the branches of LVB will operate as those of DBIL from the very same day, and all the depositors and the customers of LVB will considered as the customer of DBS Bank. So when the government proposed this merger of troubled LVB or Lakshmi Vilas Bank with the DBS Bank, the number of shareholders or the stakeholders of the LVB group has actually filed a petition against this merger into Bombay High Court. और उनके अकॉर्डिंग जो रेगुलेटर का ये डिसीजन है दैट इज एक्चुअली अल्ट्रा वायर मीन्स it is against or beyond the law. कौन सा law? The Indian Banking Regulation Act under section 45. The petitioners are saying that regulator cannot take such type of decision of amalgamation or the merger of two banks. बेसिकली जो शेयर होल्डर्स हैं उनका ये कहना है कि लक्ष्मी विलास जैसा बैंक जिसके पास ऑलरेडी 94 इयर्स का वर्किंग एक्सपीरियंस है इनटू बैंकिंग इंडस्ट्री, उसको विदाउट अ वैल्यू सोल्ड कर देना डीबीएस ग्रुप के लिए इट इज़ एक्चुअली अल्ट्रा वायर्ड डिसीजन एज पर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट. रेगुलेटर्स जो भी हैं आरबीआई बैंक गवर्नमेंट, उन्होंने शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट पर ध्यान नहीं दिया. उन्होंने इतने बड़े बैंक को जो कि ऑलरेडी 90 साल से इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री में सर्व कर रहा है उसको विदाउट अ वैल्यू डीबीएस बैंक को सोल्ड कर दिया या उसमें उसका मर्जर कर दिया, एंड दैट इज एक्चुअली हैम्परिंग द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स और द स्टेक होल्डर्स, क्योंकि उनकी वैल्यू उनके शेयर्स जो ओन करते हैं उसकी वैल्यू में कोई इन्हांसमेंट नहीं हुआ. इसीलिए बहुत सारे जो शेयर होल्डर्स थे उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल करी कि गवर्नमेंट के इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया जाए. जो एलवीबी ग्रुप का डीबीएस बैंक से मर्जर हो रहा है उस मर्जर को फ़िलहाल के लिए स्टे कर दिया जाए. लेकिन the path has already been cleared by Bombay High Court. Bombay High Court has refused to grant an interim relief to the shareholders' petition challenging the scheme of amalgamation by central government and the RBI. और बॉम्बे हाई कोर्ट ने पटिशनर को डायरेक्ट किया है कि दे शुड वेट फॉर December 14 जब रिस्पोंडेंट यानी आरबीआई और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके थ्रू एफिडेविट आ जाएगा रिप्लाई के फॉर्म में, देन ओनली बॉम्बे हाई कोर्ट विल टेक एनी डिसीजन. अभी के लिए फ़िलहाल इस पर्टिकुलर मर्जर पर कोई स्टे नहीं किया जाएगा. तो बॉम्बे हाई कोर्ट के बाद या बॉम्बे हाई कोर्ट के इस डिसीजन के बाद आज के दिन से LVB Group will now function as a part of DBIL and all the branches will function as a branch of DBS Bank. तो फिलहाल के लिए शेयर होल्डर्स को कोई भी रिलीफ नहीं दिया गया है उनकी पटिशन पर. बेसिक कंटेंशियस इशू क्या था? इशू ये था कि LVB ग्रुप का जो टायर 2 के बॉन्ड्स थे जिनकी वर्थ अप्रॉक्सीमेटली 318 करोड़ की थी, उनको राइट डाउन कर दिया गया है बिफोर अमलगमेशन, जिसको लेकर के ये जो LVB ग्रुप के शेयर होल्डर्स थे और जो स्टेक होल्डर्स थे वो बॉम्बे हाई कोर्ट गए थे. बेसिकली ये स्टेप क्यों लिया था रेगुलेटर्स ने? रेगुलेटर्स मीन्स आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट, इन ऑर्डर टू एब्जॉर्ब ऑल द एनपीएज रिलेटेड टू एलवीबी ग्रुप. एलवीबी ग्रुप का अगर आपको याद हो कल हमने डिस्कस किया था अप्रॉक्सीमेटली 25% ग्रॉस एनपीए था उसमें. तो इतने ह्यूज अमाउंट के एनपीए को एब्जॉर्व करने के लिए टायर 2 बॉन्ड जिनकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 300 करोड़ थी उनको रिटर्न डाउन कर दिया गया, जिसकी वजह से जो LVB ग्रुप के शेयर होल्डर्स थे दे वर अगेंस्ट दिस एमलगमेशन. और उनका ये कहना था कि इस पर्टिकुलर जो टायर 2 का बॉन्ड जो राइट ऑफ किया गया है उससे शेयर होल्डर्स की वैल्यू को नुकसान हो रहा है. और ऐसा बैंक जिसके पास ऑलरेडी 94 इयर्स का ऑपरेशन का एक्सपीरियंस है उसको रेगुलेटर्स ने विदाउट एनी वैल्यू इन्हांसमेंट
दूसरे बैंक को सेल कर दिया, एंड दैट इज एक्चुअली अल्ट्रा वायर इन सेक्शन 45 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ इंडिया। और इसी में वो स्टे ऑर्डर की डिमांड कर रहा था, बट फिलहाल के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट ने कोई स्टे ऑर्डर नहीं दिया है, और अब ये हम कह सकते हैं कि एम्बर्जर जो है वो आज से एप्लीकेबल हो गया है। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 गिवन ऑन पेज नंबर 5। PM sees $20 billion annual bids in green energy. At the inauguration of RE Invest 2020, that is basically a congregation of global renewable industry hosted by India. Into that congregation, Prime Minister Narendra Modi said that India would offer business prospect of around $20 billion into the sector of renewable energy every year for the upcoming next decade. It means आगे आने वाले 10 सालों तक हर साल अप्रॉक्सीमेटली इंडिया में $20 बिलियन का इन्वेस्टमेंट प्रॉस्पेक्ट है इन केस ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, इन केस ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी, इन केस ऑफ ग्रीन एनर्जी। तो जब हमारे प्राइम मिनिस्टर ये बात कहते हैं कि इंडिया में पर ईयर $20 बिलियन के इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी, व्हाट दिस पर्टिकुलर लाइन इंडिकेट? दिस इज इंडिकेशंस टू द इन्वेस्टर, स्पेशली foreign investors or the overseas investors, that they should come and invest into the renewable energy or renewable energy sector of India in order to generate the profit. He further said that renewable energy capacity would touch approximately 220 gigawatt in upcoming 2 years. And government of India is planning to take this approximately 550 gigawatts by 2030. And student, remember, India had set the target of 175 gigawatt renewable energy capacity by financial year 22. So approximately, as per the statement of our Prime Minister, we are nearby to achieve this target. तो 2022 तक गवर्नमेंट ने टारगेट किया था कि वो अपने जितने भी एनर्जी सोर्सेज हैं उसमें एक सिग्निफिकेंट पार्ट रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का रखेगा। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज मीन्स विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, सोलर एनर्जी, tidal energy, geothermal energy, biomass energy. There are number of renewable energy sources that are currently available. इंडिया ने टारगेट सेट किया था कि आगे आने वाले फाइनेंशियल ईयर 22 तक इंडिया के जितने भी एनर्जी यूटिलाइजेशन है, जो भी एनर्जी के सोर्सेज हैं, स्पेशली जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं, उनको रिप्लेस कर दिया जाएगा रिन्यूएबल सोर्सेज से, विच इंक्लूड 100 गीगावाट्स फ्रॉम सोलर energy sources, 60 gigawatt from wind, 10 gigawatts from biopower and 5 gigawatts from small hydro power sources. और अगर हम देखें तो इस डायरेक्शन में काम भी हुए हैं। जो सबसे ज़्यादा बेनिफिटेड सेक्टर रहा है इस पर्टिकुलर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के केस में, दैट वाज सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी के जो टैरिफ रेट्स है वो बहुत ज़्यादा फॉल भी किए हैं बिकॉज ऑफ द इंक्रीज्ड इकोनॉमी ऑफ स्केल और इंक्रीज टेक्नोलॉजी। तो उसी डायरेक्शन में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने एक पर्टिकुलर RE इन्वेस्ट कॉन्ग्रीगेशन, जो कि एक मीडियम है कम्युनिकेट करने का, कॉन्फ्रेंसेज, वर्कशॉप जितने भी होती हैं, कॉन्ग्रीगेशंस जो होते हैं, कॉन्वोकेशंस होते हैं, दे ऑल आर द मीडियम टू कम्युनिकेट द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट एंड द अपकमिंग फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट फॉर कंट्री इंडिया. So from this particular forum, our Prime Minister has actually invited the foreign investors or the overseas investors to come and invest into the renewable energy sector or space of India, so that India can achieve its target at one end. On the other hand, the investors, especially foreign or overseas investors, can be benefited from this progress or the growth path of India. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 गिवन ऑन पेज नंबर 5। कंजम्पशन रिवाइवल इन Q2 में अरेस्ट फॉल इन GDP। जैसे जैसे इंडियन इकोनॉमी में लॉकडाउन ईज होता गया, वैसे वैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी भी इम्प्रूव हो रही है, कंजप्शन भी इम्प्रूव हो रहा है, चाहे वो रेल कंजप्शन, चाहे वो पावर कंजप्शन हो, डीजल कंजप्शन हो, रेल फ्रिट्स हो, मोबिलिटी हो,
रेल का ट्रैफिक हो, सबका कंजप्शन इंक्रीज हो रहा है विद द रिलैक्सेशन इन द इकोनॉमी। हालांकि कुछ कुछ स्टेट्स में, उनके कुछ कुछ सिटीज़ में फिर से लॉकडाउन इनिशिएट कर दिया गया, फिर से लॉकडाउन इम्पोज कर दिया गया बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग कोविड-19 केस। बट एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि Q2 में जो इंडियन इकोनॉमी का Q2 गया है, दैट वॉज अप्रॉक्सीमेटली लॉकडाउन फ्री क्वार्टर, और उस क्वार्टर में पावर कंजप्शन, इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन, डीजल कंजप्शन, रेल फ्रेट, मोबिलिटी, इन सब में इंक्रीज देखा गया है। तो ऐसा एक्सपर्ट्स एंटिसिपेट कर रहे हैं कि कंजप्शन इंक्रीज होने की वजह से हो सकता है इंडियन जीडीपी में जो फॉल आ रहा था, अगर आपको याद हो तो Q1 में अप्रॉक्सीमेटली 23-24% का जीडीपी कॉन्ट्रैक्शन देखा गया था इंडियन इकोनॉमी में। तो एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि Q2 में कुछ कंजप्शन रिवाइवल हुआ था बिकॉज ऑफ द रिलैक्सेशन इनटू द इकोनॉमी। तो उस कंजप्शन रिवाइवल की वजह से हो सकता है Q2 में जीडीपी का जो कॉन्ट्रैक्शन है वो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में कम हो। द uptick in activity guided by an improving COVID-19 situation has prompted observers such as Moody's Investor Services and State Bank of India to infer the economic growth in the July and September quarter wouldn't be as bad as it was expected by number of agencies। तो हो सकता है मूडीज़ और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे जो अदर हमारी रेटिंग एजेंसीज़ हैं, वो उन्होंने जो एंटिसिपेट किया था, जो फोरकास्ट किया था इंडिया के Q2 के लिए, उसके रिवीजन के लिए जाएं। क्यों? क्योंकि ऐसा एक एंटिसिपेट किया जा रहा है, ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कंजप्शन रिवाइवल हुआ था Q2 में। और इस कंजप्शन रिवाइवल को ट्रैक आउट करने के लिए डिफरेंट नए मेथड्स यूज़ किए। जैसे एक बहुत यूनिक मेथड यूज़ किया रेटिंग एजेंसीज ने और रिसर्च बेस्ड कंसल्टेंसी फर्म्स में, कि उन्होंने 2 डिवाइसेस मोबिलिटी को कैप्चर करने के लिए, क्योंकि मोबिलिटी इंक्रीज होती है तो ऐसा माना जाता है कि इकोनॉमी में कंजप्शन भी इंक्रीज हो रहा है। इंडिविजुअल्स और सिटीजन्स आर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस फॉर एनी सॉर्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो मोबिलिटी को कैप्चर करने के लिए बेसिकली 2 इंडिकेटर्स यूज हुए हैं, एक एप्पल ड्राइविंग इंडेक्स और दूसरा गूगल मोबिलिटी इंडेक्स। तो एप्पल ड्राइविंग इंडेक्स किस लिए यूज़ होता है? एप्पल ड्राइविंग इंडेक्स इसेंशियली कंपोज्ड बाय आईफोन यूजर्स और फॉर आईफोन यूजर्स हु आर एक्चुअली मूविंग आउट इन कार्स। तो जो जिनके पास एप्पल की डिवाइस है, जो आपका आईफोन होता है, वो एक्चुअली आपकी मोबिलिटी को भी कैप्चर करता है, उसका डेटा भी कैप्चर करता है। तो एप्पल ड्राइविंग इंडेक्स essentially composed of iPhone users moving out in car। तो Apple Driving Index का डेटा लिया गया है and the data has already been taken from Google Mobility Index, जो basically ग्रोसरी और फार्मेसी के लिए जो मूवमेंट हो रहा है, मोबिलिटी हो रही है, उसको कैप्चर करता है। तो इन दोनों इंडेक्स को यूज किया गया है इन ऑर्डर टू कैप्चर द मोबिलिटी, एंड इट वाज फाउंड दैट द मोबिलिटी इनटू द Q2 हैज इंक्रीज बिकॉज ऑफ कंजप्शन। ग्रोसरी, फार्मेसी के लिए और अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए कंज्यूमर, सिटीजन्स और द इंडिविजुअल्स आर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो Q2 में मोबिलिटी ज़्यादा रही है, रेल फ्रेट ज़्यादा रहा है, पावर कंजप्शन इंक्रीज हुआ है, डीजल कंजप्शन इंक्रीज हुआ है, जिसको तो हम सीधे ईजिली मेजर कर सकते हैं। इसकी वजह से जो एंटिसिपेशन ये किया जा रहा है कि Q2 में उतना कॉन्ट्रैक्शन देखने को नहीं मिलेगा जितना कि Q1 में था, या जितना कि जो रेटिंग एजेंसीज थी उन्होंने एंटिसिपेट किया था इंडिया के केस में फॉर Q2। जैसा कि हम देख सकते हैं, SBI रिसर्च ने अपने फोरकास्ट को रिवाइज किया है, इसी तरह मूडीज ने भी अपने फोरकास्ट को रिवाइज किया है। एवरी रेटिंग एजेंसी बैरिंग Barclays has projected either less contraction in Indian economy in the second quarter or the same quarter as it was earlier. Although the prediction and the variation is different and it varies from agency to agency. As Bufa Securities expected the fall in GDP at 7.8%, CRISIL says that the decline in the economy would be less than 10%. Against it has projected द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 12%। तो क्रिसिल ने पहले 12% का कॉन्ट्रैक्शन प्रोजेक्ट किया था फॉर द Q2, बट नाउ इट हैज एक्चुअली रिवाइज्ड इस estimates and says that the decline in the economy would be less than 10%. तो क्रिसिल, SBI रिसर्च, मूडीज,
बूफा, इस तरह की सिक्योरिटीज़, इस तरह की जो रेटिंग एजेंसीज थी, उन्होंने अपने जो जीडीपी कॉन्ट्रैक्शन को लेकर के जो फोरकास्ट था उसको थोड़ा सा चेंज किया है, रिवाइज किया है, एंड ऑल दीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज आर एक्चुअली होपफुल टूवर्ड्स द परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन जीडीपी और इंडियन इकोनॉमीज ग्रोथ। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 4 गिवन ऑन पेज नंबर 6, लोन्स फॉर स्ट्रेस्ड assets out of rupees 3 trillion credit line. As per the KV Kamath Committee, guaranteed loan will be provided to stressed assets impacted by COVID-19 from the credit line of 3 trillion earmarked for the previous scheme meant for all businesses. तो basically KV Kamath जो committee formulate हुई थी उसने ये डिक्लेयर किया कि ऐसे स्मॉल बिजनेसेस जो कि कोविड-19 की वजह से अफेक्ट हुए थे, जो कि कोविड-19 की वजह से एनपीए में कन्वर्ट हो रहे हैं या स्ट्रेस असेट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, उनको अप्रॉक्सीमेटली 3 ट्रिलियन की क्रेडिट लाइन प्रोवाइड करी जाएगी जिससे कि वो अपने बिजनेस को रिवाइव कर सकें और अपने लोन्स का रीपेमेंट कर सकें। द गारंटीड इमरजेंसी क्रेडिट लाइन स्कीम गाइडलाइंस issued on Thursday stated that it would be applicable to all 26 sector that was identified by KV Kamath committee. If you remember, 26 सेक्टर आइडेंटिफाई किए गए थे जो कि एक्चुअली कोविड-19 की वजह से इम्पैक्ट हुए थे, और वो उनमें जो बिजनेसेस, बेसिकली जो स्मॉल एंड मीडियम स्केल बिजनेसेस थे, वो अपने लोन की रीपेमेंट नहीं कर पा रहे थे या अपनी इंस्टॉलमेंट रीपे नहीं कर पा रहे थे, जिसके लिए गवर्नमेंट ने उनको एक इमरजेंसी क्रेडिट लाइन की फैसिलिटी प्रोवाइड करी थी जिसके तहत 3 ट्रिलियन का एलोकेशन हुआ था या 3 ट्रिलियन एयर मार्क किया गया था, सो दैट ऑल द स्मॉल बिजनेस हाउसेस और द स्मॉल स्केल कंपनीज कैन एक्चुअली टेक अप or use this credit line in order to repay their loans, and they can actually revive their business and they can actually be removed from the list of stressed assets by bank. तो जिसके लिए 26 सेक्टर आइडेंटिफाई किए थे केवी कामत कमेटी ने, और फरवरी 29 तक 50 करोड़ से 500 करोड़ तक का फर्स्ट ट्रांच इशू किया जाएगा उन स्मॉल बिजनेसेस को या बिजनेस कंपनीज को जो कि इम्पैक्ट हुई हैं कोविड-19 की वजह से, जिनके जो असेट्स हैं इम्पैक्ट हुए हैं मोर स्पेसिफिकली कोविड-19 की वजह से। इस पर्टिकुलर लिस्ट में उस किसी भी कंपनी को या उस किसी भी स्मॉल बिजनेस को इंक्लूड नहीं किया गया है जो कि मार्च से पहले या फरवरी से पहले भी स्ट्रेस्ड एसेट्स की कैटेगरी में आते थे। केवल उन्हीं बिजनेसेस को इंक्लूड किया गया या उन्हीं लोन को या उन्हीं बोरोवर्स को इंक्लूड किया गया जो कि मार्च के बाद डिफ़ॉल्ट हुए हैं और जिनका बिजनेस बेसिकली कोविड-19 की वजह से इम्पैक्ट किया है। तो स्कीम की जो डेडलाइन रखी गई है वो आने वाले फाइनेंशियल ईयर की मार्च तक रखी गई है, या जब तक कि जो 3 ट्रिलियन का एलोकेशन हुआ है वो सैंक्शन नहीं हो जाता या उसका डिसबर्समेंट नहीं हो जाता। And another frequently asked question issued by National Credit Guarantee Trustee Company, all the borrowers should avail the guarantee cover at the earliest or else you may lose the same if the amount of guarantee issued under the scheme crosses the mark of 3 ट्रिलियन। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे हैं, मतलब ऐसे बिजनेस हाउसेस जो कि इस क्रेडिट लाइन की फैसिलिटी को अवेल करना चाहते हैं, दे शुड apply as soon as possible. Otherwise, once this particular amount, that is 3 trillion, is being exhausted, no other facility will be provided to those small business houses. So it is a kind of support system that RBI or government is providing to small business houses. अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि क्यों गवर्नमेंट इतना हाई अमाउंट का मनी स्मॉल बिजनेसेस पर खर्च कर रही है, क्यों उन्हें लोन रीपे करने के लिए लोन दे रही है, वाई गवर्नमेंट इज सो मच कंसर्न अबाउट द स्मॉल एंड मीडियम स्केल बिजनेसेस. So in India, MSME contributes nearly 8% of the country's GDP and around 45% of manufacturing output and approximately 40% of India's export. So it won't be wrong if we say that these MSME sector is one of the backbone of India's economy or country. That is why government of India has always support these MSME sector from different schemes so that the export and the manufacturing of Indian economy could not be impacted. अगर हम बात करें MSME sector की, तो they are one of the very important job creator.
एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी बहुत ज़्यादा होता है एमएसएमई सेक्टर में। तो एम्प्लॉयमेंट के लिए, एक्सपोर्ट के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, फूड प्रोसेसिंग, प्रिजर्वेशन ऑफ गुड्स एंड कमोडिटी, इन सारे सेक्टर्स के लिए, इन सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए एमएसएमईज का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज़ वाई इट इज़ नॉट ओनली द फर्स्ट टाइम दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज सपोर्टिंग द एमएसएमई। आप पिछली हिस्ट्री में उठाकर देखेंगे तो नंबर ऑफ टाइम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द रेगुलेटर came as a rescue for MSME. So the principal amount to be repaid in 48 hours of installment after moratorium period for the loan covers under ECLGS 2.0. और अगर आपको याद हो तो जब आत्मनिर्भर भारत जो पैकेज अनाउंस हुआ था कोविड-19 के ड्यूरेशन में, उसमें भी एमएसएमई सेक्टर के लिए एक स्पेशल रीफाइनेंस विंडो क्रिएट करी गई थी, जिससे कि एमएसएमई सेक्टर को लिक्विडिटी क्रंच की कंडीशन ना हो, उनको फाइनेंस और फंड ईजिली अवेलेबल रहे। और जो सेकेंड टाइम ECLGS 2.0 अनाउंस किया गया, जिसमें 3 ट्रिलियन का फाइनेंस या क्रेडिट लाइन रखी गई है, उसमें भी एमएसएमई सेक्टर को ही रिवाइव करने के लिए गवर्नमेंट का फोकस रहा है। तो स्टूडेंट याद रखेंगे, एक है ECLGS 1.0, एक है ECLGS 2.0. ECLGS stands for Emergency Credit Line Guarantee Scheme. And if you remember, we have discussed the ECLGS 1.0 into our previous discussions, जिसमें गवर्नमेंट ने गारंटी ली थी एमएसएमईज के लोन्स के लिए कि अगर एमएसएमईज लोन रीपे नहीं कर पाएंगी बैंक्स को, तो वो लोन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रीपे करेगी। और बैंक्स को प्रमोट किया था कि वो एमएसएमईज को लेंडिंग करें इस कोविड-19 की ड्यूरेशन में, जिससे कि उनका बिजनेस प्रॉपर्ली चलता रहे, उनका बिजनेस इम्पैक्ट ना करे बिकॉज ऑफ द लिक्विडिटी क्रंच। And these are the few key points under for this scheme. That loan under this scheme will be linked to the external benchmarking rates, that is external benchmark rates for MSMEs and MCLR for non-MSMEs. तो इस तरह की बहुत सारी सपोर्ट सिस्टम और स्कीम कंटिन्यूसली गवर्नमेंट लाती रहती है बिजनेस हाउसेस के लिए, चाहे वो एमएसएमईज हो चाहे वो नॉन एमएसएमईज हो। अब ये देखना है कि जो पहला पैक आया था ECLG 1.0, उसकी इफेक्टिवनेस कितनी रही और इस ECLG 2.0 की कितनी इफेक्टिवनेस या एफिशिएंसी रहेगी। क्या ये बिजनेस हाउसेस को या एमएसएमईज को, नॉन एमएसएमई सेक्टर को रिवाइव करने में सक्सेसफुल होते हैं या नहीं। अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज क्लिप्स। कोविशील्ड शोज 60 to 70% एफिकेसी इन इंडियन ट्रायल। इफ यू रिमेंबर, कोविशील्ड ने 90% एफिकेसी शो करी थी यूके के ट्रायल्स में, हमने डिस्कस किया था और हमने ये भी कहा था कि फ्राइडे को डेटा सबमिट होगा अप्रॉक्सीमेटली कि इंडिया में जो ट्रायल्स हुए हैं उनमें कितनी एफिकेसी रही है। तो कोविशील्ड जो कि 90% एफिकेसी शो कर रही थी इनटू यूके ट्रायल्स, इंडिया के ट्रायल में उसने 60 to 70% एफिकेसी रजिस्टर करी है। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने 3 फेज में ट्रायल किए थे अप्रॉक्सीमेटली 1600 इंडियन वॉलंटियर्स में, और उसमें 60 to 70% एफिकेसी आई है कोविशील्ड की। तो अब ये देखना है कि क्या इस पर्टिकुलर कोविशील्ड वैक्सीन को, जो कि एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड के कोलैबोरेशन से बन रही है, क्या इंडिया में अप्रूवल मिलता है, क्योंकि बहुत सारी कंट्रोवर्सीज एसोसिएट हो गई हैं इस पर्टिकुलर वैक्सीन से। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि यूके के जो ट्रायल्स हैं उसमें 2 डोजेस दी गई थी। एक डोजेस में 60% एफिकेसी आई थी और दूसरे डोजेस में 90% एफिकेसी देखी गई थी। इंडिया में जिस पर्टिकुलर डोज रेजिम को ट्रायल में यूज़ किया गया उसमें 70% एफिकेसी आई है। And as per the head of US vaccine program, the high effectiveness was tested in younger population. And vaccine makers has already admitted a difference in manufacturing process led to the later phases given 1/2 dose instead of फुल डोज। तो कई सारी कंट्रोवर्सीज हैं डोज को लेकर के, कई सारे डोज रेजीम हैं कि पहले हाफ डोज देनी है, फिर 1 महीने बाद फुल डोज देनी है। किसी पर्टिकुलर पॉपुलेशन में, एज ग्रुप में ज़्यादा एफिशिएंसी देखने को मिली है, किसी पर्टिकुलर एज ग्रुप में कम एफिशिएंसी देखने को मिली है, किसी तरह की ज्योग्राफी में ज़्यादा एफिकेसी रही उस पर्टिकुलर कोविशील्ड वैक्सीन की, किसी पर्टिकुलर ज्योग्राफी में कम रही। तो इस तरह की कई सारी कंट्रोवर्सीज एसोसिएट हो रही हैं एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड इनिशिएटिव कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर के। एंड फॉर दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज एक्चुअली conducting so much meeting, and Prime Minister Narendra Modi is also set to visit the Serum Institute tomorrow.
अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप, इकोनॉमिक रिकवरी स्ट्रॉन्गर देन एक्सपेक्टेड आरबीआई गवर्नर. सो अ डे बिफोर रिलीज ऑफ द सेकेंड क्वार्टर ग्रोथ नंबर, RBI Governor Mr. Srikanta Das said that Indian economy will exhibit the stronger than expected pickup in a momentum of recovery. It means he is saying that whatever credit rating agencies are anticipating, let them anticipate. The recovery of Indian economy could be much higher than anticipation or forecasting. हालांकि उन्होंने इस बात को भी एक्सेप्ट किया कि जिस तरह से अभी रिसेंटली सेकेंड वेव आई है कोविड-19 की, कोविड-19 के केसेस फिर से बढ़ रहे हैं, तो हो सकता है ये जो सेकेंड वेव आई, जो सडन राइज हुआ है कोविड-19 के इन्फेक्शन रेट में, ये इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ मोमेंटम को थोड़ा सा अफेक्ट करे या थोड़ा सा रिड्यूस कर दे अगर इसको प्रॉपरली कवर नहीं किया. लेकिन एज पर द RBI गवर्नर, इंडियन इकोनॉमी इज गोइंग टू recover faster than it is expected by rating agencies or the rating institutions. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप, FMCG industry to contract by 3% in 2020 says Nielsen. The country's 4.3 trillion fast moving consumer goods sector or the market will contract by 1 to 3% into the financial year or the calendar year 2020, said by the market research agency Nielsen on Thursday. तो नीलसन ने थर्सडे को जो अपनी स्टडी का डेटा रिलीज किया उसके अकॉर्डिंग उसने कहा कि इंडियन इकोनॉमी में FMCG इंडस्ट्री इस पर्टिकुलर कैलेंडर ईयर में 1 to 3%, 3%, मैक्सिमम 3% से कॉन्ट्रैक्ट करेगी. एंड इट इज़ क्वाइट एस्टॉनिशिंग. क्यों? क्योंकि FMCG को बोला जाता है कि FMCG जो है वो एवरग्रीन इंडस्ट्री है, इसमें कभी भी रिसेशन नहीं आता. इट इज़ ऑलवेज अ गोइंग कंसर्न, अ प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री. तो अगर FMCG इंडस्ट्री में कॉन्ट्रैक्शन रजिस्टर किया जा रहा है या एंटिसिपेट किया जा रहा है तो इट इज़ नॉट अ गुड साइन फॉर इंडियन इकोनॉमी, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी में बहुत ह्यूज मार्केट होती है FMCG की, और जिसको हम हमेशा बोलते हैं कि इस एवरग्रीन मार्केट FMCG में कभी भी आपको रिसेशन ऐसा देखने को नहीं मिलेगा, ऐसा एक्सपर्ट्स कहते हैं. बट इस कोविड-19 की वजह से डाउनग्रेड देखने को भी मिल रहा है ओवरऑल FMCG इंडस्ट्री में, FMCG की ग्रोथ में, एज पर द नीलसन. नीलसन इज रिसर्च बेस्ड और मार्केट रिसर्च बेस्ड एजेंसी जो कि डिफरेंट सेक्टर्स में बिजनेस प्रॉस्पेक्ट्स की या मार्केट की स्टडी करती है. And one of the surprising fact is that this downgrade comes amid the positive growth reported by the sector in July to September, that is Q3, which is expected to continue into Q4. Quarterly growth is the basis of calendar year. हालांकि इसमें भी रीजन वाइज वेरिएशन है. एज पर द स्टडी नीलसन सेड दैट रूरल FMCG विल कंटिन्यू टू ग्रो. रूरल FMCG विल कंटिन्यू टू ड्राइव द ग्रोथ. मेट्रो टाउन क्लास 1 जो टाउन्स हैं, जो सिटीज़ हैं, वहाँ पर FMCG की ग्रोथ में फॉल देखने को मिलेगा. ऑल्दो रूरल सेक्टर जो है, रूरल FMCG की जो मार्केट है, दैट विल कंटिन्यूसली ग्रोइंग फॉर अपकमिंग कैलेंडर ईयर. And this is the data given by Nielsen for overall FMCG growth or decline in terms of percentage. And this is the data as per the region, metro, town, class 1 or rural. And this is the data share of e-commerce and traditional trade growing, जिसमें हम दे सकते हैं ट्रेडिशनल ट्रेड का सबसे ज़्यादा शेयर है. ऑल्दो ई कॉमर्स के केस में अगर हम देखें तो डेटा इंक्रीज़ हो रहा है, शेयर बढ़ रहा है, तो ई कॉमर्स का जो ट्रेड है वो इंक्रीज़ करेगा. बट मॉडर्न और ट्रेडिशनल ट्रेड में थोड़ा सा फॉल या स्टैग्नेशन देखने को मिल सकता है एज पर नीलसन. दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट. ऑल दीज आर द रेफरेंसेस. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on Twitter, ResearchGate, and on Facebook. Link is given on description box. If you have any query and suggestion, write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you.